दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझेंगे कि पर्यावरण को प्रभावित कौन कौन को करते हैं और कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले हम अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देते हैं। पहला पॉइंट हमारा, पर्यावरण किसी भी एक तत्व का नाम नहीं है, बल्कि उन समस्त दशाओं का संपूर्ण योग है जो कि सभी प्रकार के सजीवों एवं जीवन एवं विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी जो पर्यावरण है वो किसी एक तत्व का क्या नहीं है, नाम नहीं है, और बल्कि उन समस्त दशाओं का संपूर्ण योग है जो किसी भी प्रकार के सजीवों के जीवन एवं विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि जहाँ से हमारे पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, जो परिवेश हमको चारों ओर से घेरे हुए होता है, चाहे सजीव घटक हो चाहे निर्जीव घटक हो, दोनों प्रकार के हों, ठीक है, वो सब चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, मौसम जलवायु सारी चीज़ों से मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है ना। तो सब क्या करते हैं, जीवों के सभी प्रकार के जीवों के सजीवों के जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है पर्यावरण। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। जो पर्यावरण क्या होती है, एक बाह्य शक्ति होती है जो हमको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो तीनों जैसे ही मौसम परिवर्तन होते हैं ना, तो हम उसमें अनुकूलित होने के लिए टाइम लगता है हमको, तो उसी प्रकार अनुकूलित होते हैं, उसी टाइम क्या हो जाते हैं हम, जैसे सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को उसको संतुलित होने में, ठीक है, अनुकूलित होने में उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए। ठीक है ना। इसलिए जो क्या करते हैं, पर्यावरण की जो बाह्य शक्ति होती है वो क्या करती है, हमको प्रभावित कर देती है। ठीक है ना। अब है हमारा अगला पॉइंट है, पर्यावरण चारों ओर की भारी दशाओं का संपूर्ण योग है जिसके अंदर एक जीव या समुदाय क्या होता है, रहता है। जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के चारों ओर की भारी दशाओं का क्या होता है, संपूर्ण योग होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, एक जीव या क्या होता है, समुदाय क्या करता है, रहता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, पर्यावरण की समस्याएं। हमारा अगला पॉइंट है क्या, पर्यावरण की समस्या, यानी पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण। कितने प्रदूषण है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण यानी कि हम क्या करते हैं, अवांछनीय गैसों का क्या कर देते हैं, निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, वाहनों को चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, जैसे हम बहुत सारे पैरासाइट या मतलब कि जो रासायनिक खाद वगैरह या कीटनाशक या फिर हम खरपतवार नाशक, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, दवा को स्प्रे करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। यानी बारिश में वो धुलकर चले जाते हैं नदी नालों में, और उसमें क्या हो जाती है, नीले हरे शैवालों का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। ठीक है, और वो जल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण हम जैसे लाउड स्पीकर चला लेते हैं कभी शादी समारोह में, ठीक है ना, और बहुत सारे वाहन आपने देखे होंगे हमारे बाजार में, ठीक है, तो उनकी आवाज़, ध्वनियों की आवाज़ आती रहती है विभिन्न प्रकार की, जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है ना। दूसरा है हमारा भूस्खलन, यानी भूमि का क्या होना, खिसकना, भूस्खलन कहलाता है। मरुस्थली, बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, मृदा अपरदन होता है। यानी क्या होता है, मरुस्थल में क्या हो जाता है, बाढ़ अगर नदियाँ आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जल का जो क्या होता है, मार्ग होता है बहने का, तो वहाँ से क्या होता है, मार्ग परिवर्तन हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन क्या हो जाता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारा है, मरुस्थल के बनने तथा प्राणी एवं पादप जातियों के विलोपन के कारण जंगल का विनाश। अब क्या हो रहा है, मरुस्थल के बनने से, जब मरुस्थल बनेगा तब प्राणी एवं पादप जातियों को क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। पादप यानी पौधे, ठीक है, पादप जातियों क्या हो, प्राणी। अब देखिए, अगर जब पौधे नहीं रहेंगे उस पर, तो प्राणी मतलब कि कहाँ से बचेंगे, तो विलोपन के कारण जंगल का क्या होता है, विनाश होता है। चौथा है लवड़ों के कारण मरुस्थल बनना, और जो हम जैसे बहुत सारी चीज़ें को क्या करते, स्प्रे करते हैं, जिससे क्या हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, तो जिससे भी क्या हो, मरुस्थल बन रहा है। पांचवा पॉइंट है हमारे, कचरे का जमाव। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। ठीक है, उस प्लास्टिक क्या होता है, अमर रहता है। ठीक है, उसको कभी हम नष्ट नहीं कर पाते, एक बार अगर वो क्या हो जाते, बना लेते हैं। कैसे, मान लीजिए अगर हम ज़मीन में गाड़ देते हैं तो वो 100 वर्ष बाद भी निकल जाएगा। ठीक है, भूमि बंजर कर देगा। अगर हम इसको जलाते हैं तो क्या कर देगा, वायु प्रदूषण कर देगा। अगर पानी बहा दें तो जल प्रदूषण कर देगा। इसलिए जो प्लास्टिक है वो कचरा है ना, तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी क्या करते, प्रदूषण करता है। ठीक है।
छठवां पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे जल है हमारा, ठीक है, उनका हम क्या कर रहे हैं, लगातार ह्रास कर रहे हैं, अत्यधिक अनावश्यक दोहन कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम प्राकृतिक संसाधन की और बात करते हैं, हवा है, पानी है, और जो पेट्रोलियम वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनका हम अनावश्यक रूप से ह्रास करते जाते हैं। सातवां पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी तापमान का क्या होना, परिवर्तन होना, जिससे क्या होता है, हिमस्खलन होने लगता है। आठवां पॉइंट है ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत क्या हो रही है, पतली हो रही है, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है ना। पर्यावरणीय समस्या आएंगी। अगला पॉइंट हमारा प्रदूषक। प्रदूषक क्या होता है, वे पदार्थ जो वायु, जल, मिट्टी को दूषित करते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। यानी अगर कोई सी भी पदार्थ हैं जो आवश्यकता से ज़्यादा मिल जाए किसी चीज़ में, तो वो प्रदूषक का कार्य, प्रदूषण का कारक बनते हैं, ठीक है, तो प्रदूषक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो वायु, जल, मिट्टी एवं को संदूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसकी मात्राओं, उसके गुणों में क्या करते, परिवर्तन करते हैं, तो वो प्रदूषक कहलाएंगे, ठीक है ना। मुख्य वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं, जो मुख्य जो वायु के प्रदूषण के कारक हैं वो कौन कौन से हैं, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से निकलती है, ठीक है, SO2, H2S, CH2, फ्लोरीन, यौगिक, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कैंसर जनित पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, सारी चीज़ें क्या करती हैं, वायु को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी, और किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस वाहन से उत्पादन होता है, ठीक है। अगला है वायु के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव की लक्षणों को अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है, वायु की भौतिक एवं रासायनिक, मैंने क्या बोला, भौतिक और रासायनिक गुणों को क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, जैव की लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। आवश्यकता ज़्यादा मिल जाएगा तो क्या करेगा, नुकसान करेगा। जल प्रदूषण की भौतिक क्या है, रासायनिक एवं जीविकी गुणों में परिवर्तन, जो कुछ मनुष्य एवं जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, वे जलीय प्रदूषण कहलाते हैं। अगला है हमारा है जल प्रदूषण के कारक। जल प्रदूषण के कारक कौन है, बाहित मल, घरेलू बाहित मल, यानी कि जो बाहित मल हम देखते हैं बड़ी बड़ी वहाँ पर बाजारों में से जी मल वगैरह निकलता है, घरेलू मल, बाहित मल वगैरह निकलता है, वो पूरा क्या करते हैं, नदी नालों में कर देते हैं एकत्रित, और जिससे नदियों में चला जाता है, नालों से होकर किस में जाता है, नदियों में कर देते हैं, ठीक है। औद्योगिक बहिष्करण, औद्योगिक कचरा, है ना, जैसे फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो फालतू का पदार्थ तो बचता है वो नदियों में बहाया जाता है। अपमार्जक, ठीक है ना, कपड़ा वगैरह धुलने वाले या किसी साफ सफाई करने वाले जो अपमार्जक बनते हैं उनको। खरपतवार एवं कीटनाशी दवाओं का स्प्रे हम कर देते ज़मीनों में, तो उसका बहकर पानी में चला जाता है, ठीक है। रासायनिक खाद एवं रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जल प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। अब है मृदा में अवांछित पदार्थों में मिलने से मृदा दूषित हो जाती है, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। भूमि का भूवर्गीकरण, अपरदन एवं भूमि खिसकने से रोकना भूमि प्रबंधन कहलाता है। भूमि प्रबंधन क्या कहलाएगा, भूमि का भूवर्गीकरण और अपरदन एवं भूमि खिसकने को रोकना क्या कहलाता है, भूमि प्रबंधन कहलाएगा। भू प्रबंधन क्या है, किस तरीके से हम प्रबंधन कर सकते हैं भू प्रबंधन, पहला हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, ठीक, तो जिससे क्या होगा, मृदा अपरदन रोकेगा। यानी कि जहाँ पर से अगर जो नाले जा रहे हैं, नदियाँ जा रही, झरने जा रहे हैं छोटे छोटे, वो अपनी दिशा नहीं बदलेंगे, ठीक है, साइडों में वृक्ष लगा देंगे तो। और दूसरा है फसल चक्र का उपयोग करके, सही फसलों का हम चक्र का क्या कर सकते हैं, उपयोग करके हम इसका भी रोक सकते हैं, ठीक है। कार्बन खाद का उपयोग बढ़ाकर, जो कार्बनिक खाद का यानी जैविक खादों का उपयोग बढ़ाकर भी हम कर सकते हैं। और अगला है हमारा ढलानों पर सीढ़ीदार आकार बनाकर क्षरण रोका जा सकता है। यानी अगर ढलान हैंगी, पहाड़ वगैरह हैंगे, वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े से मतलब इस तरीके से पार बनाकर हम उनको क्षरण को रोक सकते हैं और फसल भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला है विभिन्न प्रकार की अवांछनीय तीव्र ध्वनियों द्वारा पर्यावरण में उत्पन्न अशांति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो हमारे कानों पर क्या डाले हैं, नुकसान डाले, हमारे नींद उड़ाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, ध्वनि प्रदूषण के कारक कहलाएंगे, ठीक है। अब आपने पता है शोर और संगीत में अंतर। संगीत क्या, हमारी मधुर, हमारे मन को क्या कर दे, बिल्कुल मनमुग्ध कर दे, सुनने की इच्छा हो, तो वो क्या कहलाएगा, संगीत। शोर क्या कहलाएगा, जिससे हमें चिड़चिड़ाहटपन उत्पन्न हो, ठीक है, गाली गलौज करने का मन करे, या इस बहुत सारी चीज़ें, मन अशांत हो जाए, तो वो क्या होगा, शोर होता है, और वो ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं,
श्रव्य क्षमता में कमी कम करता है। यानी जो श्रव्य क्षमता कम करता है, यानी हमारी सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, मान लीजिए कहीं पर ट्रैक्टर वगैरह चलता है या बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जनरेटर वगैरह चल रहा है 24 घंटे, तो हमारी सुनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, व्यक्ति बहरा हो सकता है। दूसरा सिर दर्द एवं चिड़चिड़ापन, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तीसरा है गर्भस्थ शिशु पर कुप्रभाव भी डालता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है जीवित एवं अजीवित के बीच परस्पर अंतर संबंध होता है, इससे बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी जीवित एवं अजीवित के बीच में परस्पर क्या होता है, एक अंतर संबंध होता है, इससे बने तंत्र को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब है पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक जैविक और अजैविक घटक होते हैं। कितने प्रकार के घटक होते हैं, दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। और अगला है हमारा जैविक घटक उत्पाद उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। जैविक घटक होते हैं यानी जीवित जो व्यक्ति होता है, जीवित प्राणी होते हैं, उनको हम जैविक घटक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, मनुष्य है, जो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा भोजन रूपी ऊर्जा का स्थानांतरण पौधों वनस्पतियों शाकाहारी एवं शाकाहारी से मांसाहारी प्राणियों में भक्षण की निरंतर विधि के द्वारा चलता रहता है, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है, भोजन रूपी ऊर्जा का क्या होना है, स्थानांतरण होना है। जल सीधी सी बात है, हमको जीवित रहना है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा किस तरीके से मिलती है, पहले हम ऊर्जा किससे लेंगे, शाकाहारी जीवों से, यानी कि पहले हम घास फूस से, यानी कि जो क्या होते हैं, घास होती है, फसल होती है, अनाज होती है, क्या होते हैं, शाकाहारी, मतलब शाकाहारी होता है, उसका हम क्या सेवन करते हैं। मान लीजिए हिरण है, ठीक है, वो क्या करेगी, घास फूस को खाएगी, यानी शाकाहारी है, उसको हिरण को क्या खा जाएगा, इंसान खा जाता है या फिर जानवर खा जाता है, वो क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ये जो क्या है, क्रम लगा है, चलता रहता है, इसको हम, इस चक्र को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब CO2 CH4 नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्या होता है, CH2 CH4 जो नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस लौटती है तो वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैस इन्हें रोक लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या होता है, जब सूर्य किरणें जो हमारी धरती पर पड़ती हैं, धरती की सतह से टकरा कर जब वापस लौटती हैं तो क्या हो जाती हैं, इनको क्या करती है, किरणों को जाने से रोकती हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे नीचे सतह का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन परत समुद्र की सतह से 32 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो ओजोन परत होती है वो कहाँ से, समुद्र की सतह से कितनी पाई जाती है, 32 से 80 किलोमीटर तक क्या हो जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अगला है ओजोन परत सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों से क्या धरातल पर पहुंचने नहीं देती है। जो पराबैंगनी, जो ओजोन परत का काम क्या होता है, O3 का काम क्या होता है कि जो ओजोन परत, पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो वहीं पर रोक लेती हैं, ठीक है, और फिल्टर कर कर धरती तक पहुंचाती हैं। अगर जो ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंचती हैं तो कैंसर, त्वचा कैंसर वगैरह होने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग से विश्व का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्या क्षरण होता है। पहले क्या होता था, जो फ्रिज वगैरह होती थी उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब इस्तेमाल किया जाता था। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, तो वो क्या करता है, पर जो ओजोन परत को क्या करती है, क्षरण होती है, यानी उससे ओजोन परत में छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते फ्लो चार्ट क्या है, आधारभूत अवधारणा एवं फ्लो चार्ट। पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण कितने है, एक है मानव क्रियाकलापों का प्रभाव, दूसरे पर्यावरण में जीवों की परस्पर क्रियाएं, ठीक है। तो पहला है इधर पर्यावरण के अपशिष्ट पदार्थों का संयोजन, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार आ जाएंगे और पर्यावरण पर प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। तो इस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार प्रभाव पर भी फिर कितने जाए, दो आ जाएंगे। इसमें है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जैव निम्नीकरण और अजैविक निम्नीकरण आ जाता है, ठीक है। ये जहाँ से क्या हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। और जहाँ पर देखें पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव देखेंगे हम तो कैसे है, ओजोन क्षरण होते हैं, ठीक है। कारक क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और कौन सी है, इसका प्रभाव कारक दिएगा, प्रभाव इसके क्या हो जाए, कैंसर, यानी कैंसर, तो चाहे कैंसर होता है, पेड़ पौधों को हानि, ताप में वृद्धि हो सकती है, ओजोन परत का क्षरण के मुख्य कारक दिए हैं, ठीक है ना। अब इधर दूसरा भाग देखेंगे हम, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या हो जाता है, पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसमें दो भाग हैं। पहला है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैविक घटक होते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता में क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय, और ये क्या है, अब घटक कर्ता। और
इसके फिर क्या हो जाएगा, अब अजैविक घटक हो जाएंगे, इसके भौतिक कारक हो जाएंगे और मृदा कारक हो जाएंगे। ठीक है, भौतिक कारक क्या है, ताप, प्रकाश, वायु, जल। और इसके भी क्या हो जाएंगे, मृदीय कारक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, एक जो देखेंगे खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है और जैविक पिरामिड है। ठीक है, और इसके जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, इसमें इसका देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव देखेंगे तो जी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, स्थल पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में कृषि भूमि में आ जाएगी और उद्यापन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये फ्लो चार्ट है, आप अगर अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर। तो आज की वीडियो हमने सीखा है कि पर्यावरण को प्रमुख रूप से कौन कौन घटक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।